एक गांव में ऋतु नामक एक लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके माँ पिताजी दोनों काम पर जाया करते थे और ऋतु अकेली घर पर रहती थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, ऋतु गांव में मेला लगा है, आज हम जल्दी आ जाएंगे, फिर चलेंगे मेला घूमने। ऋतु भी अपने माँ पिताजी के साथ कहीं घूमने जाने का सोचती थी, लेकिन वो घर की स्थिति को समझती थी। अगर एक दिन उसके माँ पिताजी काम पर ना जाएं, तो उसके घर की हालत क्या हो जाएगी। बस इसलिए वो किसी से भी शिकायत नहीं करती थी। और जब उसने खुद अपनी माँ से कहीं बाहर घूमने जाने की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गई। माँ, आप सच कह रहे हो? क्या सच में हम घूमने चलेंगे? हाँ बेटा, आज ही शाम हम घूमने जाएंगे, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। ऋतु पूरे दिन बहुत खुश रहती है। घर के बाहर उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं। ऋतु कहाँ हो, चलो खेलने चलते हैं। हाँ, अभी आती हूँ। ऋतु दोस्तों के साथ खेलने आ जाती है। पता है ऋतु, कल रात मैं अपने माँ पिताजी के साथ मेला घूमने गई थी। वहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ ने मुझसे भी कहा है कि आज हम मेला घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे आकर बताना कोई नई चीज दिखे तो। बिल्कुल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अब चलती हूँ, घर जाकर तैयार होना है। ऋतु खुशी खुशी घर आती है और तैयार होकर बैठ जाती है। उसके माँ पिताजी जल्दी ही घर आ जाते हैं। ऋतु बेटा, तैयार हो? हाँ माँ, जल्दी चलो। चल, तेरे पिताजी बाहर ही खड़े हैं। ऋतु माँ पिताजी के साथ मेले में आती है। वहाँ उसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखती हैं। माँ, मुझे वो खिलौना दिलवा दो ना, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऋतु के माँ और पिताजी एक दूसरे को देखते हैं। फिर ऋतु की माँ कहती है, हाँ बेटा, आओ चलो देखते हैं। ऋतु को वो खिलौना बहुत पसंद आता है। माँ, मुझे यही चाहिए, आप यही खरीद दीजिए। भैया, ये कितने का है? उस खिलौने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इतने पैसे ऋतु के माँ पिताजी के पास नहीं थे। माँ पिताजी की चुप्पी देख ऋतु समझ जाती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, ये देखो, इसका रंग कैसा है? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम कहीं और जाकर कुछ देख सकते हैं? मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ चलो आगे चलकर देखते हैं। ऋतु जिधर भी आंखें घुमा रही थी, सभी जगहों पर महंगे खिलौने ही दिख रहे थे। एक कोने में उसे एक बूढ़ी महिला दिखती है जो मिट्टी से बनी रंग बिरंगी गुल्लक बेच रही थी। ऋतु सोचती है, अगर मैं ये गुल्लक लूंगी तो इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और माँ पिताजी मुझे ये दिलवा भी देंगे। यही सोचकर वो उस बूढ़ी महिला की गुल्लक की दुकान की ओर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो ऋतु? माँ, आप भी आओ, मैं इस गुल्लक की दुकान पर जा रही हूँ। क्या तुम्हें गुल्लक चाहिए? हाँ माँ, मुझे लाल रंग की गुल्लक चाहिए। ये सुन ऋतु के माँ पिताजी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें गुल्लक चाहिए तो हम अभी खरीद देते हैं। ऋतु के माँ पिताजी ऋतु के लिए लाल गुल्लक खरीद देते हैं और कुछ समय घूमने के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। हर रोज ऋतु कुछ सिक्के मांगकर उस गुल्लक में डाल दिया करती थी और उसे बड़े ही प्यार से रखा करती थी। एक दिन ऋतु बाजार से सामान लेकर आ रही थी, तभी उसे एक कपड़े में लिपटा पैसों का बंडल दिखता है। ये किसके पैसे यहाँ पड़े हैं? जिसके भी है वो बहुत परेशान होगा। ऋतु ये सोच ही रही थी, तभी ऋतु अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखती है जो बहुत परेशान घूम रहा है। ऋतु उसके पास जाती है। क्या ये आपके पैसे हैं? वो पैसे उसी बूढ़े आदमी के थे। बूढ़ा आदमी बहुत पैसे वाला था। ऋतु की ईमानदारी देख वो ऋतु से बहुत खुश होकर उसे ढेर सारे पैसे देता है। ऋतु खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आती है। ये नोट तो बहुत लंबे लंबे हैं, इन्हें गुल्लक में कैसे डालूं? ऋतु सभी नोटों को मोड़कर किसी भी तरह उन्हें गुल्लक में डाल देती है। कई दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन ऋतु घर के बाहर शोर सुनती है। ऋतु बाहर आकर देखती है एक आदमी उसके पिताजी की बहुत पिटाई कर रहा है और उसकी माँ उसे रोक रही है। ऋतु दौड़ती हुई माँ के पास आती है। माँ, क्या हुआ? ये कौन है और पिताजी को इतना क्यों मार रहा है?
अरे बेटा, इसकी राशन की दुकान है और बहुत समय पहले तुम्हारे पिताजी ने इससे उधार में राशन लिया था। आज तक पैसे नहीं लौटा पाए, इसलिए ये उन्हें बहुत मार रहा है। ये सुन ऋतु बहुत परेशान हो जाती है और दौड़ती हुई घर आती है और अपनी गुल्लक तोड़ देती है। गुल्लक में उसे बूढ़े आदमी के द्वारा दिए गए पैसे और आज तक के जमा किए सिक्के थे। उन्हें लेकर ऋतु बाहर आती है। अरे रुक जाइए, मेरे पिताजी को मत मारिए, ये लीजिए आपके पैसे। दुकानदार रुक जाता है। अरे बेटा, ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? माँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। ऋतु दुकानदार को पैसे लौटा देती है और अपने माँ पिताजी के साथ घर वापस आ जाती है। बता बेटा, वो पैसे कहाँ से आए? माँ, मैं बहुत समय से गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी और एक बूढ़े आदमी की मदद करने से उन्होंने पैसे दिए थे, वो भी मैंने इसी गुल्लक में डाल दिए थे। ये सुन ऋतु के माँ पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों ऋतु को गले लगा लेते हैं। एक मीना नाम की लड़की थी। बचपन से पोलियो की वजह से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वो बैसाखी के सहारे चलती थी। मीना के घर के ठीक सामने एक नदी थी और उसके पास एक सीताफल का वृक्ष था। कई बच्चे वहाँ सीताफल तोड़ने आते थे। शाम के वक्त कुछ बच्चे सीताफल तोड़ने आए, तभी मीना भी वहीं पास में बैठी थी। अरे, तुम यहाँ इस तरह से अकेली क्यों बैठी हो? आओ आओ, सीताफल तोड़ते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है। भला तुम कैसे सीताफल तोड़ोगी? ऐसा सुनकर वहाँ खड़े बाकी बच्चे भी उस लड़के की तरह हंसने लगते हैं और मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। मीना भी बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना चाहती थी, लेकिन बेचारी के पैर ना काम कर पाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरा भी मन करता है कि मैं इन बच्चों की तरह दौड़ूं, भागूं और इस तरह से फल तोड़ूं। मीना ऐसा सोचकर चुपचाप उठती है और बैसाखी के सहारे से घर आकर सो जाती है। अगले दिन उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। अरे मीना, कहाँ हो? बाहर आओ। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? मीना, तुम फल तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन हमारे साथ तो आ ही सकती हो ना। अरे वहाँ बैठकर हमें फल तोड़ते हुए ही देखना। आओ हमारे साथ। मीना उनके साथ पेड़ के पास आ जाती है और एक ओर बैठकर उन्हें देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक मंटू नाम का बहुत ही बदमाश लड़का आता है। अरे अरे, क्या हो रहा है? चलो, तुम सब हटो यहाँ से। अब मैं फल तोड़ने आया हूँ। चलो, भागो यहाँ से। मंटू को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। मंटू मन भर के सीताफल तोड़ लेता है। चलो, अब जाओ और मुझे आराम से यहाँ पर ये सीताफल खाने दो। वो सीताफल खाने लगता है और तभी उसकी नजर मीना पर पड़ती है। मीना उसे देख रही थी। मंटू मीना के पास सीताफल लेकर आता है और उसे दिखा दिखा कर खाने लगता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अपने ये सीताफल दे दूंगा? अरे जाओ यहाँ से। इतना ही खाने का शौक है तो खुद ही तोड़ लो ना। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है। तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकती। सीताफल क्या तोड़ोगी? ऐसा बोलकर मंटू उसका बहुत मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ पर खड़ी सोनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मंटू, तुम मीना का मजाक क्यों उड़ा रही हो? भला इसमें इसकी क्या गलती? मीना का मजाक उड़ाना बंद करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अभी तुम्हारी माँ से जाकर शिकायत करूँगी, समझी? मंटू दरअसल अपनी माँ से बहुत डरता था, इसीलिए वो सोनी की बात सुन के वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद सोनी, मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हें ना अभी सीताफल देती हूँ।
और बातों ही बातों में मीना और सोनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये सोनी की बच्ची खुद को क्या समझती है, मुझसे पंगा लेती है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन मंटू सोनी को सबक सिखाने का सोचता है और जब सभी सीताफल तोड़ने आते हैं तब सोनी भी वहाँ आती है और मीना के साथ एक और बैठ जाती है। जब सभी फल तोड़कर चले जाते हैं तब सोनी मीना से थोड़ी देर बात करती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर मंटू पीछे से आता है और सोनी को नदी में धक्का दे देता है और बेचारी सोनी को भी तैरना नहीं आता था। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। मीना सोनी की आवाज सुनकर जैसे तैसे वहाँ आती है। अरे सोनी, ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ कैसे गिर गई? मीना, मेरी मदद करो वरना मैं यहीं डूबकर मर जाऊंगी। मीना, कुछ करो। मीना ये सुनकर बहुत डर जाती है और सोचती है कि वो आखिर सोनी को कैसे बचा पाएगी। वो तो खुद ही बैसाखी के सहारे खड़ी है। तभी वहाँ खड़े सीताफल पेड़ से आवाज आती है। मीना, मैं तुम्हें एक जादुई सीताफल दे रहा हूँ, तुम उसे खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगी और तुम्हारे ये पैर भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो पेड़ एक सीताफल नीचे जमीन पर गिरा देता है। डरती डरती मीना उसे खाती है। फल खाते ही मीना खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करने लगती है और उसके पैर भी बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। वो तुरंत नदी में कूद जाती है और सोनी को बचाकर ले आती है। दोनों गले मिलकर खूब रोती हैं। अब मीना के पैर भी अच्छे हो गए थे और वो सीताफल वृक्ष को धन्यवाद बोलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मेरे पैर अच्छे हो गए हैं। और तब से मीना भी बाकी बच्चों की तरह खेलती कूदती और फल तोड़कर खाया करती थी।